Hello students, welcome back to today's English literature class. In this class, we are diving deep into one of the most iconic dramatic monologue in English poetry, which name is My Last Duchess. Who wrote this poem? Robert Browning. In previous class, I told you about a dramatic monologue. जब हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की बायोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है मैं अगेन बता देती हूँ गाइस। इसमें एक सिंगल पर्सन नरेट करता है पोम को। इस तरह की पोम में एक सिंगल पर्सन क्या करता है, पूरी पोम को नरेट करता है। किसको? अदर पर्सन को। लेकिन जो अदर पर्सन इस पोम में है वो बिल्कुल भी नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है और एक सिंगल पर्सन पूरी स्टोरी को नरेट करके बताता है। उसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग बोलते हैं। तो बायोग्राफी तो हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इस पोम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। देन देखेंगे कि इस पोम में कौन से थीम यूज हुए हैं, क्या सिंबल यूज हुए हैं, और उसके बाद हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो हेल्पफुल होंगे आपके ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। ये जो पोम है ये आरपीएससी ग्रेड 1 में भी दी गई है। आरपीएससी ग्रेड 1 में भी दी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है गाइस, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो देखते हैं ये जो पेंटिंग है इस पूरी पोम में जो माई लास्ट डचीज है उसमें जो नरेटर है वो पर्दा उठाता है एक पेंटिंग से। और पेंटिंग ये किसकी थी? उसके अपनी वाइफ की थी। वो ड्यूक था, है ना। वो ड्यूक होता है और वो अपनी वाइफ की फोटो दिखाता है। एक राजदूत, एक एनवॉय उसके दरबार में, मतलब उसके पैलेस में आया था। एक एनवॉय आया है, उसको, उस एनवॉय को अपनी पूरी स्टोरी, अपनी वाइफ के बारे में पूरी स्टोरी वो नरेट करके बताता है इस फोटो को दिखाते हुए। कौन? जो ड्यूक है, जो ड्यूक है अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं। तो गाइज ये जो एज कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। और विक्टोरियन एज में जो कंडीशन है वीमेन की वो अच्छी नहीं थी। वीमेन की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनको एज ए ऑब्जेक्ट रखा जाता था, एज ए ऑब्जेक्ट रखा जाता था। आदमी क्या सोचते थे कि जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो एक ऑब्जेक्ट हैं। हम जैसा चाहें वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग रहें। तो देखते हैं इस पोम के एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन हम। माई लास्ट चीज, ड्यूक ऑफ फरेरा है ये। क्या है? कहाँ का ड्यूक है ये? ड्यूक ऑफ फरेरा। ड्यूक ऑफ फरेरा एक एनवॉय उसके पैलेस में आता है और उसको वो अपनी वाइफ के बारे में पूरी जो स्टोरी है नरेट करता है। दैट इज माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल। वॉल पर उसकी वाइफ की जो पेंटिंग लगी है उससे वो कर्टेन हटा करके कहता है कि देखो ये मेरी लास्ट टचेज है, ये मेरी वाइफ है जो जिसकी पेंटिंग इस वॉल पर तुम देख रहे हो, ये मेरी लास्ट डचीज है जो अब मर चुकी है। लुकिंग एज इफ सी वॉज अलिव। देखो इसको, इसकी पेंटिंग को देखो कितनी अच्छी बना रखी है। देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जिंदा हमारे सामने खड़ी हो। आई कॉल दैट पीस ए वंडर। मैं इस पेंटिंग को, ये जो जिस तरीके से बना रखी है, दैट पीस ए वंडर, ये एक पीस है वंडर का। मतलब देख कर के लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि जिंदा आदमी सामने खड़ा हो। नाउ फरेरा पेंडोव्स हैंड्स वर्क बिजीली एट डे। ये पेंटिंग अब वो बताते हैं कि ये पेंटिंग किन्होंने बनाई है? फेरेरा पेंडोल्फ ने बनाई है, जिसको बनाने में उसे पूरा दिन लग गया था। इतनी मेहनत से उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। तो फ्रेरा पेंडोल्फ जो हैं उस टाइम के ग्रेट क्या थे? पेंटर थे। ग्रेट पेंटर थे उस टाइम के। ग्रेट पेंटर थे कौन? फ्रेरा पेंडोल्फ। नेक्स्ट क्या है? एंड देयर सी स्टैंड। और देखो उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है और ऐसे लग रहा है जैसे कि वो जिंदा मेरे सामने
खड़ी है। देख लो, इतनी बढ़िया तरीके से उसने कारीगरी की है। वी विल प्लीज यू सिट एंड लुक एट हिम। वो कहता है कि यहाँ बैठ जाओ, ऐसे खड़े खड़े देखने से क्या होगा। इस फोटो के सामने, इस पेंटिंग के सामने खड़े होकर के तुम देखो, बैठ करके आराम से देखो, देख कितनी अच्छी, कितनी नुमाइश के साथ इस पेंटिंग को बनाया गया है। आई सेड फेरेरा पेंडोल्फ बाय डिजाइन। मैंने फेरेरा पेंडोल्फ को बोला था अपनी वाइफ की पेंटिंग बनाने के लिए, फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेनेंस। कहता है कि मैं अपने इस पेंटिंग को हर किसी को नहीं दिखाता, जैसे कि तुम्हें दिखा रहा हूँ, ऐसे मैं हर किसी को मेरी ये जो पेंटिंग है देखने की परमिशन नहीं है। द डेप्थ एंड पैसन, एक मिनट गाइस, द डेप्थ एंड पैसन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस। जो गहराई है इस पिक्चर की, एंड डेप्थ एंड पैसन इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, एक नज़र तुम इसकी तरफ देखो। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टेन आई हैव ड्राइवन फॉर यू। वो कहता है कि इसकी फोटो की गहराई को देखो, एक बार में देखते ही ऐसे लगता है जैसे कि ये जिंदा हमारे सामने है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, ये इस पेंटिंग से हर किसी को परमिशन नहीं है कि इस पेंटिंग से ये कर्टेन हटा करके इसको निहार सके, मेरी वाइफ को कोई भी देख सके। मैंने ये हक जो है ये मेरा खुद का है, मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि ये पेंटिंग किसको दिखानी है, किसको नहीं दिखानी। इस कर्टेन को मैंने हटाया है आपको दिखाने के लिए, हर किसी को परमिशन इसकी नहीं है। And seemed as they would ask me if they durst how such a glance came there. So not the first are you to turn and ask thus. तो हर किसी के माइंड में ये सवाल आता है इस फोटो को देख के, इस पेंटिंग को देख करके, कि मतलब कितनी जीवंत लगती है ये देखने में, कितनी मतलब अच्छी स्माइल इनके फेस पे है। ये क्वेश्चन है जो सिर्फ तुम पहले नहीं हो जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आता है जो भी इस पेंटिंग को देखता है। सर ट्वाज नोट हर हस्बैंड प्रेजेंस ओनली। वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है, सर ट्वाज नोट, ये हर किसी को देख के ऐसे ही स्माइल करती है, ये सिर्फ मेरे को देख के ही इतनी अच्छी स्माइल नहीं करती, बल्कि ये हर कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर इसके सामने से जाएगा उसको देखकर भी ये इतनी ही स्माइल करती थी। कोल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचीज चीक। मतलब कोल दैट स्पॉट, जिस भी हर छोटी छोटी चीज़ों से, हर बड़ी से लेके छोटी छोटी चीज़ों से मेरी जो डचीज है उसके गालों पर स्माइल आ जाती थी, हर किसी को देख के वो खुश होती थी। परहैप्स फ्रेरा पेंडोव चांस टू से, इस पेंटिंग में जो स्माइल इसके फेस पर देख रहे हो, शायद जब फ्रेरा पेंडोल्फ मेरी वाइफ की ये पेंटिंग बना रहा था, ये इसके फेस पे जो स्माइल देख रहे हो ना, शायद फ्रेरा पेंडोल्फ ने उसकी तारीफ कर दी होगी, तब उसके फेस पर इतनी अच्छी स्माइल आई है। क्योंकि वो उसे तो कुछ भी बोल दो तभी खुश हो जाती थी और सबको एक जैसे स्माइल पास करती थी वो। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज इज टू मच। शायद जो फ्रेरा पेंडोल्फ हैं उन्होंने मेरी वाइफ को ये जो पेंटिंग बनाते टाइम कहा होगा कि आपके कंधों पर जो ये सोल है, ये मेंटल लैप्स है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कहते ही उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट। और कहाँ होगा कि दुनिया की ऐसी कोई भी पेंटिंग नहीं है, कोई भी ऐसा पेंटर नहीं है कि आपकी स्माइल को अपनी फ़ोटो में उतार सके। बस उसकी तो इतनी ही तारीफ बहुत थी, और ये कहते ही उसकी फेस पर शायद स्माइल आ गई होगी, तो उसके चिक्स गाल जो हैं स्माइल के मारे रेड हो गई होंगे। तो ये फ्रेरा ने, ड्यूक ऑफ फ्रेरा ने उस को, जो पेंटर है फ्रेरा पेंडोल्फ, उसको ही क्यों चूज किया पेंटिंग बनाने के लिए? क्योंकि ये दिखाया गया है कि फ्रेरा पेंडोल्फ जो है उसका दिल बहुत साफ था।
साफ दिल का इंसान था। उसको किसी भी लेडी को लेकर के उसके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते थे। इसीलिए ड्यूक ऑफ फेरेरा ने चूज किया था किसको? फेरेरा पेंडोल्फ को। ठीक है, तो ये था उसकी फोटो का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है? हाफ फ्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट। ये जो फ्लश है, जो हर किसी को देख के फ्लश करती है, वो मतलब दिल से खुश होती थी। वो कोई भी उसकी तारीफ कर दे, कोई भी उसको छोटी मोटी चीज़ दे दे, वो लेकर के वो दिल से खुश होती थी और हर किसी को देख करके ये स्माइल करती रहती थी। सच स्टफ, ये तुच्छ बातें। वो तुच्छ बातें का मतलब क्या है? छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाना। वो इस बात से चिढ़ता था। ड्यूक ऑफ फरेरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि उसकी वाइफ जो है हर किसी को देख करके स्माइल पास करे। ये बात उसको अंदर ही अंदर खाई जाती थी। इस बात से वो जेलस फील करता था अपनी डचेस से। Was courtesy, she thought, and caused enough for calling up that spot of joy. Was courtesy, she thought, वो सोचती थी क्या? And caused enough for calling up that spot of joy. कोई भी उसको बोलता, कोई भी उसकी तारीफ करता, कोई भी उसको चीज़ देता, वो उसी टाइम पर क्या हो जाती थी? खुश हो जाती थी और दिल से मुस्कुराती थी। She had a heart, how shall I say? उसके पास ऐसा दिल था, मैं क्या कह सकता हूँ। वो बहुत उससे क्या करता है? जेलस फील करता है। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि उसकी जो डचीज है हर किसी को थैंक यू बोले, हर किसी के कुछ भी कह जाने से वो खुश हो, स्माइल करे। ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इस लाइन में वो कहते हैं कि कैसा उसका दिल था, मुझे नहीं पता कैसा दिल था। तो इरिटेट होता वो इस बात से। टू सोन मेड ग्लैड, वो इतनी जल्दी खुश हो जाती थी। क्यों होती थी वो इतनी जल्दी खुश? उसके मन में जेलसी है। टू इजीली इम्प्रेस्ड, उसको इम्प्रेस करना बहुत आसान था, वो जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। सी लाइक वट एवर सी लुक्ड ऑन, किसी भी चीज को देखती उसको देखकर ही वो खुश हो जाती थी। तो कितनी जिंदा दिल लेडी थी, लेकिन फिर भी जो ड्यूक है उससे जेलस फील करता था। वो नहीं चाहता था कि वो हर किसी छोटी छोटी चीजों पर खुश हो जाए। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी जाती वो हर किसी को स्माइल करती रहती थी। जहाँ भी जाती हर किसी को देख के स्माइल करती थी। सर्ट वाज ऑल वन, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट। वो कहता है कि मैंने उसको गिफ्ट में क्या दिया था? डायमंड का क्या दिया था? डायमंड का एक नेकलेस दिया था, जो उसकी ब्रेस्ट पे तुम देख रहे हो। ये मैंने क्या किया था? इसको गिफ्ट किया था। ये मेरे दिए गए गिफ्ट से भी उतना ही खुश होती जितना कोई बाहर का नॉर्मल पर्सन, कोई कॉमन पीपल इसको कुछ गिफ्ट देता, उससे भी वो उतना ही खुश होती है। वो कैसे सोचता है? वो कहता है कि वो कैसे कंपेयर कर सकती है मेरे दिए गए गिफ्ट को किसी कॉमन पर्सन के द्वारा दिए गए गिफ्ट से। वो कैसे मतलब कंपेयर कर सकती है? उसको ज़्यादा खुशी किससे होनी चाहिए? जो मैंने गिफ्ट किया है उससे होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, ये तो सबको कॉमन समझती है, मेरे को भी उनके साथ ही रखती हैं, कॉमन पीपल के साथ। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, वो उतना ही मेरे दिए गए गिफ्ट से अच्छा फील करती है जितना खुश वो वेस्ट में छिपने वाला जो सूरज होता है उसको देख के भी उतना ही खुश होती है जितना मेरे जो डायमंड का गिफ्ट उसको दिया था, जितना उस टाइम पे खुश हुई थी। ये क्या बात हुई? वो ये चाहता है कि उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो दे, लेकिन वो तो सबको एक साथ ही रखती थी। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिसियल्स फूल, कोई मूर्ख आदमी भी उसको चेरीज तोड़ के दे दे तब भी वो इतना ही खुश होती थी। ब्रोक इन ऑर्चर्ड फॉर हर, उसके लिए किसी ऑर्चर्ड से चेरीज तोड़ करके कोई दे दे वो तब भी इतना ही खुश होती थी। और मैं अगर उसको डायमंड का हार गिफ्ट करता हूँ तब भी इतना ही खुश होती थी। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड ऑफ द टेरेस, टेरेस पर उसको वाइट खच्चर पे भी घुमा देना वो तब भी इतना ही खुश होती है। इन लाइन में दिखाया गया है कि जो उसकी डचीज है वो कितनी इनोसेंट है, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में वो खुश हो जाती है। वो किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करती, इस बात का घमंड नहीं करती कि वो तो डचीज है, उसके तो नखरे ज़्यादा होने चाहिए। वो किसी तरह का कोई नखरा नहीं करती, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ जितना ही उसको खुश कर देती हैं।
ऑल एंड ईच, सबको एक जैसा ही समझती थी, पता नहीं कैसी लेडी थी। ये दिखाता है कि वो औरत को उस टाइम पे जो ड्यूक है ये फरेरा का, वो अपनी वाइफ को ऑब्जेक्ट समझता है। वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ कैसे बिहेव करे, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे, वो जैसा कहे वैसा ही करे, जिसके साथ कहे किसके साथ बोलना है उसके साथ बोले। लेकिन वो ऐसी नहीं थी, वो ये चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी वाइफ सबको एक जैसा रखे। वो ड्रॉ फॉर हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच और ब्लस एट लीस्ट सी थैंक मैन गुड बट थैंक समहाउ आई नो नॉट हाउ एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ 900 years old name would draw from her alike the approving speech। जब किसी के साथ वो बात करती है क्या होता है, और ब्लस, कोई उसकी तारीफ कर दे, कोई उससे बात करता है तो वो ब्लस करती रहती है, हमेशा एक जैसी स्माइल रखती हैं। सी थैंक मैन, उसको एक ऐसे आदमी को थैंक करना चाहिए, ऐसे आदमी का उसे शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस आदमी ने क्या किया हो, गुड, बट थैंक सम हाउ आई नो नोट हाउ, वो हर किसी को जो भी उसकी तारीफ करता, हर किसी को थैंक यू बोलती थी, हर किसी को देख के ब्लश करती रहती थी, एक जैसे स्माइल करती रहती थी। आई नोट हाउ, मुझे नहीं पता वो ऐसी क्यों थी। यही जो बिहेवियर है ड्यूक को उसको पसंद नहीं था, मन ही मन में वो जेलस फील करता रहता था, लेकिन उसको कभी भी सामने आकर नहीं कहता था कि भाई तू ऐसा मत कर, ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है। अगर वो उसको अपनी वाइफ को बताता तो शायद वो किसी के साथ ऐसा नहीं करती, वो मन ही मन उससे जेलस फील करता रहता है। एज इफ सी रैंक माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम, कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को कितना बड़ा गिफ्ट दिया है। कोई आदमी उसको चर्च से चेरिस तोड़ के दे रहा है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, सब हर किसी को थैंक यू वो बोल रही है, ये कोई बड़ी बात है। मैंने तो इसको अपना गिफ्ट में दिया है 900 साल पुराना अपना नाम, अपनी फैमिली का नाम, क्योंकि वो ड्यूक था, लंबे टाइम से उसकी फैमिली में सारे राजा महाराजा हुए हैं। कहते हैं इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने इसको 900 साल पुराना अपना नाम दिया है। ये उससे शादी करके वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसने तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, हो इतना घमंड है उसको उससे शादी करने का। तो वो कहता है कि हर किसी को थैंक यू क्यों कह रही है, मैंने इसको इतना बड़ा नाम दिया, क्या बड़ा काम कर दिया, भाई हर कोई शादी करता है तो हर कोई अपना नाम देता है अपनी वाइफ को, उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि कितना मतलब ओवर डोमिनेंस से वो रहना चाहता है, मतलब क्या अपनी घरवाली को कुछ समझता ही नहीं है। विद एनीबडीज गिफ्ट, वो क्यों किसी के साथ मेरे इस गिफ्ट का कैसे कंपैरिजन कर सकती है। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट और ट्रिफलिंग, किसको मैं इन तुच्छ बातों के लिए किसको ब्लेम करूं। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, वो फिर किसको, उसके साथ जो बंदा खड़ा है, जो एक एनवॉय उसके दरबार में आया था रिश्ता लेकर के, क्योंकि उसकी डचेस तो ये मर चुकी है जिसके बारे में बता रहा है, ये जो एनवॉय है ये इसका रिश्ता लेके आया था। वो कहता है कि तुम तो बोलने में इतने एक्सपर्ट होगे कि अगर तुम्हारे मन में कोई बात आए और किसी को तुम मुंह पे बोल दो, लेकिन मेरे अंदर इतना करेज नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को ये बात बोलूं कि तुम जो ये हर किसी को देख के स्माइल करती रहती हो, ये काम करना तुम छोड़ दो, ये बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी बात मैं उसको नहीं बोल सकता। विच आई हैव नोट, मैं नहीं बोल सकता उसको। टू मेक यूर विल क्वाइट क्लियर टू सच एज वन एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू disgust me, here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lessoned, so not plainly set, quite clear to such as and one and say, मैं ये बातें उसको नहीं बोल सकता, जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, ऐसे बात कहना मेरा मतलब अपमान होगा, मैं उसको कैसे उसको जा कर के कह सकता हूँ। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, अगर मैंने उसको ये बात बोल दी तो वो समझेगी कि मैं उसके सामने झुक गया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो प्लेनली उसको क्या करता है, एंड इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन सो, वो खुद सीख जाएगी। नो प्लेनली सेट, वो कहता है कि शायद खुद समझ जाए
her wits to your forsooth, and made excuse. Even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without? वो कहते हैं her wits to yours, forsooth, and made excuse. Even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without? कहता है कि जब मैं उसके कमरे के आगे से निकलता, वो मेरे को देखकर भी वैसे ही स्माइल करती थी जैसा कोई अदर पर्सन भी उसके पास से होकर जाए और उसको देख के स्माइल करे, वो उनको भी सेम स्माइल ही देती थी। मैं इस चीज़ को देख के बहुत इरिटेट था, ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। फिर आगे की लाइन्स दे रखी इसमें, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। फिर क्या करता है ड्यूक ऑफ रेरा, वो अपनी वाइफ को मरवा देता है क्योंकि उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसको मरवा देता है अपनी डचेज को। और मरवाने के बाद वो उसकी पेंटिंग जो है वहाँ पे अपने पैलेस में लगवा देता है और उसको कर्टेन से ढक देता है। और जो ड्यूक ऑफ फ्रेरा है वो जिसको मन करता उसी को वो जो पेंटिंग है दिखाता था अपना कर्टेन हटा करके। हर किसी को उसको देखने की क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। वो जैसा अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता था कि वो हर किसी के सामने ना आए, हर किसी के सामने स्माइल ना करे, अब वो तो कर नहीं पाई ये काम, इसलिए उसको तो मरवा दिया। अब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रखता है उसकी पेंटिंग को, जैसे पेंटिंग को वो रख रहा है वैसे ही वो अपनी वाइफ को भी रखना चाहता था एज ए ऑब्जेक्ट, कि जब वो कहे वो घर से बाहर जाए, जब वो कहे घर के अंदर आना घर के अंदर आए, तो और जब वो कहे कि किस बंदे से मिलना किससे नहीं मिलना, तो वो क्या कर देता है अपनी मर्जी से चलाता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि कैसे उस टाइम पे लेडीज़ को रखा जाता था एज ए ऑब्जेक्ट। फिर वो नीचे आते टाइम, पता नहीं आगे की लाइन इस पोम में मैं डालना भूल गई। फिर वो नीचे जब आता है उसको लेकर के उसकी सारी स्टोरी बता के उसको एनवॉय को नीचे लेकर के आता है। वो नीचे आते टाइम रास्ते में क्या थी, एक स्टैचू था, एक स्टैचू था। उस स्टैचू को दिखाता है जो में घोड़े के साथ खड़ा हुआ है। उस स्टैचू को दिखाता है कि देखो कितना सुंदर स्टैचू है, ये मेरे लिए किसी किंग ने बनवाया था। तुम इस और उसके सामने उसने चेयर भी लगा रखी थी, उस स्टैचू के सामने उसने चेयर भी लगा रखी थी। और कहता है कि मैंने आने जाने वालों के लिए चेयर लगा रखी है ताकि कोई भी आकर के जब इस पेंटिंग को देखे तो आराम से चेयर पे बैठ के उसकी सुंदरता को निहार सके, इसलिए मैंने इस चेयर को यहाँ पर लगवाया है। तो कैसे बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में बताता है, कैसे अपनी तारीफ करता है, जैसे कि फेरेरा पेंडोल्फ ने कितना बड़ा महान वो जो पेंटर था उससे वो अपनी डचीज की फ़ोटो बनवाई। फिर वो ये स्टेचू को दिखा करके ये दिखाना चाहता है कि वो कितना महान है, उसके पैलेस में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हैं। फिर वो ये बात कहने के बाद वो जो रिश्ता आया था उसके बारे में कहते हैं कि जो वहाँ का जो ड्यूक है, किंग है, वो उसको दहेज में भी कुछ देगा। वो कहता है कि मुझे दहेज लेने की नीड नहीं है, मैं तो उसकी सुंदर बेटी के लिए उससे शादी कर रहा हूँ, मुझे दहेज की कुछ नीड नहीं है। तो ये एक पोम थी जो लिखी गई है किसमें, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई पोम है, जो सारी स्टोरी जो है ड्यूक नरेट करता है किसको, एनवॉय को। किसको पूरी स्टोरी नरेट की जाती है, एनवॉय को, ठीक है। तो ये थी दिखाती है कि विक्टोरियन एरिया में मतलब जो लेडीज़ थी उनकी कोई इज्जत नहीं थी, उनको जो पर्सन है जो लोग हैं वहाँ के एज ए ऑब्जेक्ट रखना चाहते थे, उनके ऊपर डोमिनेंस के साथ रहना चाहते थे, जो चीज़ बहुत गलत थी। थीम क्या क्या यूज हुए हैं माई लास्ट डचेज में, पावर एंड कंट्रोल, पावर दिखाता है हर सारी पोम में, कैसे वो अपनी पावर दिखाता है, उसके पास क्या क्या है, कितनी महान चीज़ें हैं उसके पैलेस में, और कंट्रोल करना चाहता वो अपनी वाइफ के ऊपर। द ड्यूक सीज कंप्लीट डोमिनेंस ओवर द डचीज इवन इन डेथ,
मरने के बाद भी कैसे जो ड्यूक है अपनी डचीज पर डोमिनेंस के साथ रहना चाहता है, उसकी डेथ के बाद भी, मतलब मरने से पहले तो जो था मौत के बाद भी वो कैसे डोमिनेंस दिखाता है अपना उसके ऊपर। ही कंट्रोल्स हाउ अदर्स व्यू हर थ्रू हर पोर्ट्रेट, वो कंट्रोल करता है कि कैसे दूसरे लोग इस पोर्ट्रेट को देख सकते हैं, कौन देख सकता है कौन नहीं, कौन डिसाइड करता है, वो खुद ड्यूक करते हैं। जेलसी देखने को मिलती है एंड पॉजेसिवनेस, कितना पॉजेसिव हो वो अपनी वाइफ को लेकर के। ही रिसेंट्स हर काइंडनेस टू अदर्स, उसकी जो काइंडनेस थी उसकी वाइफ की दूसरे पर्सन के लिए, वो इस चीज़ से वो बहुत जेलस फील करता है। हिज प्राइड इज हर्ट व्हेन सी ट्रीट्स अदर्स एज इक्वल्स, वो हिज प्राइड इज हर्ट, उसका प्राइड हर्ट हो जाता है जब वो ट्रीट करती थी अदर पर्सन को इक्वली, उसको ड्यूक को भी इतना ही इज्जत देती हैं वो और अदर पर्सन्स को भी इतना ही इज्जत देती हैं। देन क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, वीमेन को कैसे ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाता है। द डचेस इज ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट एपोजेशन जस्ट लाइक द पेंटिंग, पेंटिंग को जैसे वो अपने अधिकार में रख रहा है वैसे ही वो अपनी वाइफ को भी रखना चाहता था। आर्ट वर्सेस रियलिटी थीम देखने को मिलता है। द ड्यूक प्रिफर्स द डचेस इन ए पेंटिंग साइलेंट स्टील ओबीडियंट ओवर द रियल पर्सन, द ड्यूक जो हो प्रेफर करता है डचीज को उस पेंटिंग में साइलेंट, जैसे पेंटिंग साइलेंट खड़ी है वो चाहता है कि उसकी वाइफ उस जिंदा थी तब भी साइलेंट रहनी थी, स्टिल रहनी थी, ओबीडियंट रहनी थी, जैसा वो कोई वैसा उसको करना चाहिए था, ओवर द रियल पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, अपीयरेंस क्या है इसकी और रियलिटी क्या है। पोलाइट लैंग्वेज हाइड्स वोलेंट एंड क्रूअल इंटेंशन, कैसे मतलब पोलाइटली वो एनवॉय को सारी स्टोरी बताता है और कैसे बात ही बातों में हमें पता चल जाता है कि उसकी इंटेंशन कितनी क्रूअल थी, कैसे वो अपनी वाइफ से जेलस फील करता था और उसको मरवा देता था, ये चीज़ भी देखते हैं हम। एंड लिटरेरी टर्म्स क्या क्या यूज हुई हैं इस फॉर्म में, एक तो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सिंगल स्पीकर रिवील्स देयर कैरेक्टर थ्रू स्पीच, स्पीच के माध्यम से जो है सिंगल पर्सन अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताता है। देन क्या होता है, द ड्यूक अनोविंगली एक्सपोजेस क्रूअल्टी, ड्यूक जो है अनोविंगली एक्सपोज कर देता है अपनी क्रूअल्टी को, बता देता है कि उसकी बातों से हमें पता चल जाता है कि वो कितना जेलस फील करता है और कैसे अपनी वाइफ को मरवा देता है, उसकी क्रूअल्टी जो उसने क्रूअल काम किए हैं वो सारे रिवील हो जाते हैं। देन एंजाबमेंट में लिखी गई पोम है ये, अरेंजिंग ए न्यू मैरिज। As he speaks, the Duke reveals his controlling, jealous nature and hints that he may have ordered her death because she was too easily pleased and didn't value his status above all else. In line में enjambment यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट थीम इज, थीम देखो की पॉइंट्स में देखो, पावर एंड कंट्रोल है, पावर एंड कंट्रोल है, जेलस एंड प्राइड है, आर्ट वर्सेस लाइफ है एंड द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन है। टोन क्या है इस पोम की, पोलिस्ट है, पोलिस टोन है, पोलाइट ऑन द सरफेस, सरफेस लेवल पे देखने में ऐसा लगता है बड़ा अच्छे तरीके से बोल रहा है भले पोलिस करके, लेकिन उसके दिल में तो इतना काला है, लेकिन वो पोलाइटली अपनी बात को नरेट करता है एंड वो को अननोविंगली वो ये रिवील कर देता है कि उसकी इंटेंशन है वो कितनी क्रूअल है, कैसे वो अपनी वाइफ को मरवा देता है। सिनिस्टर एंड पॉजेसिवनेस अंडरनीथ, वो कितना पॉजेसिव है अपनी वाइफ को लेकर के, वो चाहता है कि उसकी वाइफ किसी को इतनी इम्पोर्टेंस ना दे, वो सिर्फ इम्पोर्टेंस दे उसको और किसी को नहीं, कितना सिनिस्टर प्रवृत्ति का आदमी है। फेमस लाइंस क्या है इसकी, दैट्स माई लास्ट टचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर अलिव, जो ये पोम्स की लाइन है कि इस पेंटिंग को तुम देखो, देखने में कितनी ये अलीव लग रही है, लग रहा है जैसे जिंदा हमारे सामने खड़ी हो, ये लाइन बहुत फेमस है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। की पॉइंट्स क्या है, टाइप कैसा है इसका, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, स्पीकर कौन है पोम का, ड्यूक ऑफ फरेरा है, मेन थीम क्या है इसका, पावर जेलसी एंड क्या है, कट गया,
चलो कोई नहीं। पोइटिक फॉर्म क्या है? इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और राइम्ड कपलेट इसमें देखने को मिलते हैं। कपलेट क्या होता है? लास्ट की लाइन में दो लाइन जो इकट्ठी होती हैं वो होती हैं कपलेट। सिंबल्स क्या क्या यूज हुए हैं? जो पोर्ट्रेट है वो किसको सिंबलाइज करती है? कंट्रोल ओवर डचीज। जो किंग है जिंदा रहते रहते अपनी वाइफ पे कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन जिंदा रहते रहते तो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको मरवा दिया। देन उसने पोर्ट्रेट बनवाई और उसके ऊपर वो कंट्रोल करता है, उसको ढक के रखता है। वो जिसको चाहे उसको अपनी मर्जी से दिखाता है, ऐसे नहीं कि कोई भी उसकी डचीज की फोटो को देखें। आर्ट फ्रीजेस हर एज ही वॉन्ट्स टू रिमेंबर हर। उसने उसको की फ़ोटो को बनवा के रख दिया है उसकी याद के लिए। देन क्या होता है? कर्टेन किसको सिंबलाइज करता है? ही डिसाइडेड ही डिसाइड्स हु सीज हर सिंबल ऑफ पावर एंड प्राइवेसी। सिंबल ऑफ पावर और प्राइवेसी देखने को मिलते हैं क्योंकि वो खुद डिसाइड करता है कि उसकी वाइफ के जो पेंटिंग है उसको कौन देखेगा। स्माइल ब्लस ऑफ डचीज। डचीज की जो स्माइल है वो क्या सिंबलाइज करती हैं? हर वार्मथ एंड ओपननेस विच द ड्यूक मिस इंटरप्रेट्स। मतलब वो उसके मतलब कितनी वो वार्मथ है हर किसी को ले, कितना जिंदा दिल है, कितने ओपननेस है उसके अंदर कि वो किसी तरीके का उसके अंदर कोई घमंड देखने को हमें नहीं मिलता। लेकिन ड्यूक जो है इस चीज़ को गलत समझ लेता है, वो सोचता है कि इसका तो कैरेक्टर खराब है, उसकी हंसी को डिसलॉयल उसको समझता है क्योंकि वो हर किसी को देख के क्या करती है? स्माइल करती है। नेपच्यून जो लास्ट में जो स्टेचू दिखाता है वो उसको एनवॉय को, वो किसका स्टेचू था? नेपच्यून टेमिंग का था। सी हॉर्स जो घोड़े के साथ खड़ा था। बहुत सुंदर स्टेचू जो होता है उसके बारे में जब वो उसको बताता है, ये किसको सिंबलाइज करता है? सिंबल ऑफ ड्यूक्स डिजायर टू डोमिनेट एंड कंट्रोल। ये दिखाता है कि उसका बिहेवियर जो है वो कितना डोमिनेंट है, कितना कंट्रोल है, हर चीज़ पे वो कंट्रोल रखना चाहता है। मिरर्स हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वीमेन। वो दिखाता है उसके एटीट्यूड को वीमेन को लेके कि उसके लेडीज़ को लेके उसके क्या एटीट्यूड है। वो अपनी डचीज को भी एज ए ऑब्जेक्ट रखना चाहता था और फिर वो कहता है कि मैं दूसरी शादी जो करूँगा उसको भी एज ए ऑब्जेक्ट ही रखेगा वो, ठीक है। लेडीज़ की मतलब इज्जत नहीं है उसको। तो ये थे इसके थीम्स, सिंबल्स एंड लिटरेरी टर्म्स क्या क्या यूज हुई हैं ये चीज़ें। अब हम इसके बारे में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे गाइस, जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कहाँ गए। वेट ए मिनट, एक मिनट गाइस, भागना मत आप लोग। ये रहे, देखते हैं अब इसके क्वेश्चंस। पोएम एंड पोएट के बारे में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, हु इज़ द पोएट ऑफ माई लास्ट डचीज के जो पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है। देन व्हाट काइंड ऑफ पोम इज माई लास्ट डचीज। किस तरह की पोम है ये माई लास्ट डचीज? ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज हुआ इसमें। इन विच ईयर वॉज माई लास्ट डचीज पब्लिश। कौन से ईयर पब्लिश होती है ये? 1842 में पब्लिश होती है। What is the speaker's title in the poem? What is the speaker's title? स्पीकर का टाइटल क्या होता है पोम में? क्या था वो? ड्यूक था, ड्यूक ऑफ रेरा था ना। फिर What is the name of the Duke's former wife? तो उसकी वाइफ का नाम तो रिवील ही नहीं किया उसने, वो बस उसके करेक्टर के बारे में बताता रहता है। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म क्या यूज हुए हैं इसके अंदर? द पोम इज रिटन इन हीरोइक, नहीं तो हीरोइक कपलेट में तो नहीं लिखी भाई, हीरोइक कपलेट नहीं है भाई, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ये कट गया, नहीं ये गलत है क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट में नहीं लिखी गई। व्हाट इज द मीटर यूज्ड इन माय लास्ट डचीज में कौन सा मीटर यूज हुआ है? एम्बिक पेंटामीटर, उसमें हमने डिस्कस किया था ना भी, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई पोम है। हाउ मैनी स्पीकर्स, स्पीकर तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही होता है तो वन स्पीकर है। व्हाट टाइप ऑफ राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या है गाइस जिसकी ए बी बी, ए बी बी। नेक्स्ट इज हु इज द इम्प्लाइड लिसनर इन, लिसनर कौन है इसमें? एक एनवॉय आता है, कौन है? एक एनवॉय आता है उसके पहले इसमें, तो एनवॉय को नरेट करते हैं।
थीम क्या क्या यूज हुए हैं? व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द पोम? पोम में सेंट्रल थीम क्या है? पावर एंड कंट्रोल, कैसे पावर कंट्रोल के साथ अपनी वाइफ को रखना चाहता है। द ड्यूक्स मोनोलॉग रिवील्स हिज, क्या रिवील होता है ड्यूक जो मोनोलॉग में बताते हैं? तो जेलस एंड प्राइड, कितना जेलस होता है वो, कितना घमंड है उसको। द पोम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ, कौन सा थीम एक्सप्लोर करते हैं? ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वीमेन, वीमेन को कैसे एज ऑब्जेक्ट रखा जाता है। द ड्यूक प्रिफर्स द डचेज, किस में प्रिफेयर किया गया अपने डचेज को? आर्ट में। द ड्यूक्स ऑब्सेशन इज मेनली विथ, क्या ऑब्सेशन है उसका? कंट्रोल में रखना चाहता है अपनी वाइफ को वो। लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज हुए हैं? व्हाट डिवाइस इज मोस्ट यूज्ड इन द पोम? कौन सी डिवाइस? एक ही डिवाइस है भाई इसमें, ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी। एंजाममेंट कहाँ यूज हुए हैं? नेचुरल स्पीच फ्लो में जो चलती है उसे एंजाममेंट बोलते हैं। आयरनी इन द पोम लाइज इन, आयरनी क्या है? कौन सी लाइंस में हमें आयरनी देखने को मिलती है? द ड्यूक रिवीलिंग हिज क्रूअल्टी अननोविंगली, इसमें आयरनी है। द कर्टेन ओवर द पेंटिंग सिंबलाइज, जो कर्टेन पेंटिंग के ऊपर लगा गया है वो किसको सिंबलाइज करता है? ड्यूक के कंट्रोल को सिंबलाइज करता है। द नेपच्यून टेमिंग सीसो सिंबलाइज, नेपच्यून की जो स्टेच्यू है वो किसको सिंबलाइज करता है? पावर एंड डोमिनेंस को। कैरेक्टर एंड साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है। द ड्यूक कंसिडर डचेज स्माइल ए बिट्रेयल, वो उसकी स्माइल को क्या समझता है? बिट्रेयल। लेकिन उसकी वाइफ कभी भी डिसलॉयल नहीं थी, उसकी बस आदत थी जस्ट स्माइल करने की, खुश रहने की, और वो उसकी खुशी को, उसकी इस स्माइल को गलत समझ लेता है। वो सोचता है कि इसकी वाइफ इसको धोखा देगी। द ड्यूक इज पोर्ट्रेड एज, ड्यूक को कैसे पोर्ट्रे किया गया है? वो बड़ा एरोगेंट है और पॉजेसिव बंदा है, ऐसा बंदा किसी को ना दे भगवान, बहुत बेकार होते हैं ऐसे पर्सन। वाई डिड द ड्यूक डिसलाइक द डचेज बिहेवियर? वाई डिड द ड्यूक डिसलाइक, क्यों ड्यूक जो है अपनी डचेज के बिहेवियर को डिसलाइक करता था? क्योंकि वो हर किसी को देख के स्माइल करती थी, इस यही वजह थी। व्हाट डज द ड्यूक वैल्यू मोर देन इमोशन? ड्यूक जो है वैल्यू इमोशन से ज़्यादा किसको देता है? स्टेटस एंड रेपुटेशन उसके लिए ज़रूरी है। बंदे की खुशी ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन, उसका स्टेटस बहुत मायने रखता है उसके लिए। वट कैन बी इन्फर्ड अबाउट डचेज, डचेज के बारे में क्या इन्फर्ड किया है? कि वो बहुत काइंड और फ्रेंडली है हर किसी के लिए, उसके अंदर प्राइड हमें देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। सिंबल्स क्या क्या यूज हुए हैं? पेंटिंग किसको सिंबलाइज करती है? ऑब्जेक्टिफिकेशन एंड कंट्रोल को। ड्यूक स्पीच रिवील क्या करता है? क्या रिवील करता है? अपने आप के बारे में रिवील करता है वो। डचेज बिहेवियर वॉच, डचेज का बिहेवियर कैसा है? बड़ा इनोसेंट और नेचुरल है। द ड्यूक कंपेयर्स हर ब्लश टू, किसके साथ ब्लश को कंपेयर किया गया है? जॉय ऑफ गिफ्ट, हर छोटी छोटी चीज़ पे वो खुश हो जाती है। द पोम एंड्स विद रेफरेंस टू, किसके साथ ये पोम की जो लास्ट लाइन क्या है? ए स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के बारे में, उस स्टैचू के बारे में वो बताता है ना एनवो को, तब खत्म होती है। लास्ट पोम इज सेट इन, द पोम इज सेट इन, ये पोइम की सेटिंग है वो कहाँ की है भाई? इटली की है। ड्यूक्स नेम इज सजेस्टेड टू, ड्यूक का जो नेम है क्या सजेस्ट करता है कि कौन है वो ड्यूक? अल्फोंसो सेकंड, अल्फोंसो सेकंड के बारे में यहाँ राइटर पोएट हैं वो बताना चाहते हैं। अल्फोंसो सेकंड को क्या बोला गया है? ड्यूक ऑफ फरेरा। हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन इज फ्रॉम, हिस्टोरिकल इंस्पिरेशन कहाँ से है? फरेरा से। रेनेसा पीरियड है, इटली की सेटिंग। द डचेज वॉज पॉसिबली, क्या हो सकती है डचेज? डचेज किसको के बारे में उसने ये लिखा है? लुक्रेजिया डी मेडिसी, मेडिसी। डचेज कौन है? लुक्रेजिया डी मेडिसी। और जो किंग है वो कौन है? अल्फोंसो सेकंड है। किंग कौन है? अल्फोंसो सेकंड है। और उनकी वाइफ कौन है? ये डचेज किसको बोला है यहाँ पे? शायद लुक्रेजिया डी मेडिसी को बोला है। हु इज़ बीइंग अरेंज टू मैरी द ड्यूक नेक्स्ट, नेक्स्ट ड्यूक की शादी के लिए किसको तैयार किया जा रहा है? काउंट की डॉटर है, काउंट की डॉटर के साथ अब उसकी शादी होगी। मिक्स्ड अंडरस्टैंडिंग बेस है।
द पोएम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये? साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेचर का, साइकोलॉजिकल उसके बिहेवियर के बारे में, मतलब कितना क्रूअल माइंडेड पर्सन है वो. What does the Duke reveal about himself unintentionally? Unintentionally वो अपने बारे में क्या रिवील कर देता है? उसकी क्रूअल्टी को, उसकी ईगो को. I gave commands. देखो ये लाइन पोम में मैं नहीं डाल पाई, पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, लास्ट की कुछ लाइन्स रहेगी जहाँ पे क्या कर देता है वो कमांड देता है. देन ऑल स्माइल स्टॉप, तब सारी जो स्माइल है वो स्टॉप हो जाते हैं एक साथ. इम्प्लाइज किसके ऊपर इम्प्लाई की गई है? क्या मतलब इन लाइंस का? वो ये जो कहा ना उसने, आई गेव कमांड, मैंने ऑर्डर दे दिया. देन ऑल स्माइल स्टॉप्स टुगेदर, तब सारी जो स्माइल है एक साथ बंद हो गई. ये इसका क्या मतलब है? शायद उसने अपनी वाइफ को मरवा दिया. सी वॉज साइलेंस्ड, उसकी वाइफ साइलेंस हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि उसको मरवा दिया गया हो. वट इज द इफेक्ट ऑफ द सिंगल लॉन्ग स्टैंजा? सिंगल लॉन्ग स्टैंजा का क्या इफेक्ट पड़ता है? रिफ्लेक्ट्स नेचुरल स्पीच के बारे में बताता है. वट इज नॉट ए सिंबल इन द पोम? इस पोएम में जो है कौन सा सिंबल यूज नहीं हुआ? पेंटिंग भी यूज हुई है, स्माइल भी यूज हुई है, कर्टेन भी, लेकिन मिरर नहीं यूज हुआ. ठीक है. ब्राउनिंग्स प्राइमरी पोइटिक इनोवेशन वॉज, क्या है? फर्स्ट ही इनका जो इनोवेशन है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है. विच विक्टोरियन वैल्यू इज क्वेश्चनड इन द पोम? कौन सी विक्टोरियन एरिया की वैल्यू इज क्वेश्चनड इन द, किसको क्वेश्चन किया गया है? पैट्रियार्कल डोमिनेंस को. किसको क्वेश्चन किया गया है? आदमी जो लोग जो है कैसे डोमिनेंस के साथ रहना चाहते हैं लेडीज के साथ, उनको एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं. व्हाट पोइटिक टेक्निक क्रिएट्स रिदम एंड नेचुरल टोन? तो एंजाममेंट यूज हुई है. द ड्यूक एटीट्यूड टुवर्ड्स डचेस, ड्यूक का जो एटीट्यूड है अपनी डचेस के लिए वो कैसा है? कोल्ड है और कंट्रोलिंग है, कंट्रोल करना चाहता अपनी वाइफ पे वो. सी हैड अ हर्ट, हाउ सेल आई से, टू सोन मेड ग्लैड, सोच, ये क्या दिखाता है ये लाइन्स? ड्यूक्स डिसअप्रूवल ऑफ हर जॉय, कि उसकी खुशी को जो डिसअप्रूव कर देता है ड्यूक, वो नहीं चाहता कि हर किसी को देख के वो खुश हो. वट आर्ट फॉर्म इज सेंट्रल टू द पोम? पोम के जो सेंट्रल, व्हाट इज आर्ट, कौन सी आर्ट है इसकी सेंट्रल की? तो पेंटिंग दिखाता है, सेंटर पॉइंट तो इसका यही है. विच लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट्स आयरनी? आयरनी को क्या रिप्रेजेंट करता है? लुकिंग एज इफ सी वर अलिव, है यही बोला गया है ना. द ड्यूक्स फाइनल रेफरेंस टू द स्टेचू रिनफोर्सेस हिज डोमिनेंस, किसको दिखाता है? उसके डोमिनेंस को दिखाता है. स्टेचू देख करके कैसे, मतलब हर चीज़ को वो एज ए ऑब्जेक्ट अपने पैलेस में रखना चाहता है, और कैसे चाहता है कि लोग आकर के उसकी जो आर्ट कलेक्शन को देखें. द पोएम क्रिटिक्स, पोम जो है किसको क्रिटिक करती है, किसको क्रिटिसाइज करती है? पावर डायनेमिक्स एंड पैट्रियार्की को. What best describes Duchess' fault according to Duke? इनोसेंट फ्रेंडलीनेस को वो बहुत जेलस फील करता है इस चीज़ को, उसके इनोसेंस को, उसके फ्रेंडलीनेस, हर किसी के साथ जो वो खुश रहती है, ये चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. तो गाइज ये हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यूर आरपीएससी ग्रेड 1 एस्टेट, सीटेट में तो आता ही नहीं, और जो भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम्स तो से क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं. तो ये थी क्लास आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोम माई लास्ट डचेस. ओके गाइस.